ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 111। अब क्या तुम मुझे डार्क गिल्ड के बारे में बता सकते हो? इवान ने वैलेरी से पूछा। तुम अचानक डार्क गिल्ड के बारे में क्यों जानना चाहते हो? वैलेरी ने इवान से उसके चेहरे पर उत्सुक भाव के साथ पूछा। वैलेरी की बात सुनकर इवान अवाक रह गया और सोचने लगा कि क्या इस महिला ने अपना दिमाग बेच दिया है या कुछ और। चूंकि वह आदमी डार्क गिल्ड का था और उसे मैंने मारा था, तो क्या तुम्हें लगता है कि वे ये पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ? इवान ने आंखें मूंद कर पूछा। ओह, इवान की बात सुनकर उसके चेहरे पर समझदारी भरी नजर आए और उसने अपना सिर हिलाया। डार्क गिल्ड अपराधियों द्वारा बनाया गया गिल्ड है, सिल्वर स्टार गिल्ड के विपरीत जो एक आधिकारिक गिल्ड है। डार्क गिल्ड एक अनौपचारिक गिल्ड है। इसे गिल्ड कहने के बजाय इसे आपराधिक संगठन कहना अधिक उचित है। वैलेरी ने इवान को डार्क गिल्ड के बारे में बताना शुरू किया। इस गिल्ड के अधिकांश लोग अपराधी हैं जो शिकारी संघ द्वारा वांछित हैं, वैलेरी कहा और अपना फ़ोन निकाला। फिर उसने एक फ़ाइल खोली और उसे इवान को दिखाया। जब इवान ने फ़ाइल देखी तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसमें कार्लोस के बारे में जानकारी थी। कार्लोस एक बी रैंक का शिकारी है जो शिकारी संघ का पूर्व सदस्य है। वह कालकोठरी अन्वेषण के दौरान अपने साथियों को मारने के बाद भाग रहा है। लोगों को संदेह था कि उसने अपने साथियों को इसलिए मारा क्योंकि उन्हें कालकोठरी साफ करने के बाद ए रैंक की कलाकृति मिली थी और वह उस कलाकृति को अपने लिए चाहता था। इवान ने कार्लोस के बारे में विवरण पढ़ा और आश्चर्यचकित हुआ कि यह व्यक्ति शिकारी संघ का सदस्य था। ये व्यक्ति लगभग 1 साल से भाग रहा था और शिकारी संघ काफ़ी समय से उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह डार्क गिल्ड में शामिल होकर उनके लिए काम करेगा। वैलेरी ने कार्लोस के विवरण पढ़ने के बाद इवान से कहा। बस इस चीज़ को पढ़कर इवान अनुमान लगा सकता है कि डार्क गिल्ड की शक्ति सरल नहीं है। बी रैंक के शिकारी सामान्य नहीं है क्योंकि बहुत से लोग बी रैंक तक नहीं पहुंच सकते हैं। अधिकांश शिकारी केवल सी रैंक तक ही पहुंच सकते हैं। और चूंकि कार्लोस जैसा बी रैंक का शिकारी डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहा है, इसलिए ये स्पष्ट है कि ऐसे लोग भी हैं जो बी रैंक से ऊपर हैं। दरअसल एक और बात है। वैलेरी को अचानक कुछ याद आया और उसने अनिश्चित स्वर में कहा। क्या है? इवान ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम्हें हाल ही में हुए कालकोठरी प्रकोपों के बारे में पहले से ही पता है न? वैलेरी ने इवान से पूछा जिसने अपना सिर हिलाया। वास्तव में कुछ अफवाहें हैं जो कह रही हैं कि यह डार्क गिल्ड का काम है। कालकोठरी प्रकोप उनका काम है। जब इवान ने वैलेरी की बात सुनी तो वह और भी चौंक गया। वह जानता था कि एस रैंक का शिकारी भी कालकोठरी को प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए उसका चौंकना स्वाभाविक था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इवान ने पूछा क्योंकि अगर यह सच था तो उसे यकीन है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर ये लोग कालकोठरी को भी प्रभावित कर सकते हैं तो उनके लिए इवान की देखभाल करना बहुत आसान हो जाएगा, जो कि सिर्फ एक डी रैंक का नौसिखिया है। इवान ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह डार्क गिल्ड कितना मजबूत है? इवान का सवाल सुनकर वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि डार्क गिल्ड कितना मजबूत है। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि डार्क गिल्ड में वास्तव में कुछ एस रैंक के शिकारी हैं। इवान का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया जब उसने ये सुना। एस रैंक के शिकारी। उसने वास्तव में एस रैंक के मालिकों के साथ खिलवाड़ किया। एस रैंक वह सर्वोच्च रैंक है जिसे कोई व्यक्ति अरोड़ा दुनिया में प्राप्त कर सकता है, और इवान जानता था कि वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हालांकि वह जानता था कि डार्क गिल्ड के एस रैंक के शिकारी उसे पकड़ने नहीं आएंगे, फिर भी उसे यह जानकर दबाव महसूस हुआ कि डार्क गिल्ड में एस रैंक के शिकारी हैं। लगता है कि कार्लोस को मारने के बाद मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, इवान ने वैलेरी से कहा जो शांत बैठी थी। वास्तव में वैलेरी ने इवान की बात सुनने के बाद अपना सिर हिलाया और खंडन नहीं किया। वह जानती थी कि डार्क गिल्ड के लोग कितने खतरनाक हैं क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अतीत में उन्होंने उसे पकड़ने के लिए कभी भी बी रैंक के शिकारी को नहीं भेजा, और वह इस बार भी लापरवाह थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कालकोठरी से बाहर आने के बाद वे उस पर हमला करेंगे। मुझे अभी भी नहीं पता कि वे मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं, वैलेरी ने निराश होते हुए सोचा। डार्क गिल्ड के लोगों ने उसे 5 से ज़्यादा बार पकड़ने की कोशिश की और उसे अभी भी नहीं पता कि वे उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो वे मेरी शारीरिक बनावट के कारण मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैलेरी ने सोचा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेकिन उन्हें मेरी शारीरिक बनावट के बारे में कैसे पता चला? बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। लगता है कि कोई मोल है जो डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहा है। मुझे इस बारे में पिताजी को बताना होगा, वैलेरी ने सोचा और इवान की ओर देखा जो अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपने कोर की रैंक बढ़ानी होगी, इवान ने अपनी कनपटी रगड़ी और आह भरी। लेकिन अचानक इवान को कुछ याद आया और उसने वैलेरी की ओर देखा।
वह कहाँ है? इवान ने उससे गंभीर स्वर में पूछा। क्या? इवान की बात सुनकर वैलेरी हैरान रह गई और उसे समझ में नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वैलेरी के भ्रमित चेहरे को देखकर इवान ने व्यंग्य किया और पूछा, मैं उस कार्लोस की स्टोरेज रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि उसके पास एक होगी। चूंकि मैंने ही उसे मारा था इसलिए वह मेरी होनी चाहिए, है न? इवान की बात सुनकर वैलेरी के चेहरे पर समझदारी भरी नजर आए और उसने अपने मुंह को हिलाते हुए पूछा, भले ही मैंने अभी अभी आपको बताया कि डार्क गिल्ड कितना परेशान करने वाला है, फिर भी आप कार्लोस की स्टोरेज रिंग के बारे में सोच रहे हैं? इवान ने कोई जवाब नहीं दिया और स्टोरेज रिंग की मांग करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वैलेरी ने यह देखकर नाक सिकोड़ी कि वह जवाब नहीं दे रहा है और अपनी जीन्स की जेब से स्टोरेज रिंग निकाली और इवान को थमा दी। तुमने उसमें से कुछ नहीं लिया? इवान ने संदेहास्पद आवाज में पूछा। स्टोरेज रिंग पर अभी भी कार्लोस की छाप है, जिसका मतलब है कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। इसे अपने तक सीमित किए बिना मैं ये भी नहीं देख सकती कि अंदर क्या है, वैलेरी ने इवान को संदिग्ध नजरों से देखते हुए सपाट लहजे में कहा। जब वैलेरी ने ऐसा कहा तो इवान ने आराम से सिर हिलाया। कम से कम मुझे उन सभी परेशानियों से गुजरने के बाद कुछ तो मिला। वैलेरी से स्टोरेज रिंग लेने के बाद इवान ने यह नहीं देखा कि उसके अंदर क्या है और उसे रख दिया। जब वैलेरी ने देखा कि इवान रिंग के अंदर क्या है, यह नहीं देख रहा है, तो उसकी आंखें थोड़ी झपक गईं। वह उस स्टोरेज रिंग से डार्क गिल्ड के बारे में कुछ सुराग पाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चूंकि इवान ने ही कार्लोस को मारा था इसलिए उसने यह नहीं देखा कि उसके अंदर क्या है। इवान के बारे में उसने जो कुछ समझा उससे उसे डर था कि अगर उसने रिंग पर कार्लोस की छाप को तोड़ दिया और उसमें देखा तो इवान उसे चोर करार दे देगा और मुआवजा मांगेगा। अगर आपको डार्क गिल्ड के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वे मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं, वैलेरी ने स्टोरेज रिंग को हटाने के बाद इवान से कहा। ज़रूर, इवान ने अपना सिर हिलाया। स्टोरेज रिंग मिलने के बाद इवान वास्तव में काफ़ी उत्साहित था। वैलेरी ने अभी जो फाइल दिखाई थी उसमें उल्लेख था कि कार्लोस ने अपने साथियों को तब मार डाला जब वे एक कालकोठरी में घुसे और उन्हें ए रैंक की कलाकृति मिली। अपने साथियों को मारने के बाद वह उसे रैंक की कलाकृति को लेकर भाग गया। क्या मुझे उसकी स्टोरेज रिंग में वह कलाकृति मिलेगी? इवान ने सोचा और बहुत उत्साहित था। भले ही वह कलाकृति ऐसी हो जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन ए रैंक की कलाकृति को लाखों क्रेडिट में बेचा जा सकता है। मुझे स्टोरेज रिंग में कुछ बी रैंक के कोर भी मिल सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति बी रैंक का शिकारी था। जब इवान ने इसके बारे में सोचा तो वह स्टोरेज रिंग में क्या है ये देखने के लिए और भी उत्सुक हो गया। वह अकादमी वापस जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वापस जाने से पहले उसे एक बात पूछनी थी। वैसे, क्या आपको पता चला कि कार्लोस उस मानवरूपी राक्षस में कैसे बदल गया? क्या ये कोई कौशल था या कुछ और? इवान ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि कार्लोस के परिवर्तन में कुछ अजीब था। सिल्वर स्टार गिल्ड के लोग वास्तव में इसकी जांच कर रहे हैं। इवान की बात सुनने के बाद वैलेरी ने कहा, अभी तक उन्हें यकीन नहीं है कि कार्लोस उस राक्षस में कैसे बदल गया, लेकिन उसके शरीर पर शोध करने वाले अधिकांश लोगों ने वास्तव में कहा कि उसका परिवर्तन किसी कौशल से संबंधित नहीं है। ये कुछ और है, जैसे कि उसके पूरे शरीर को किसी चीज़ द्वारा संशोधित किया गया था। वे अभी भी निश्चित नहीं हैं कि वास्तविक कारण क्या है, लेकिन उन्हें संदेह है कि यह वास्तव में किसी कलाकृति या किसी नए विकसित औषधि का काम है, वैलेरी ने कहा और इवान को सूचीबद्ध करते हुए देखने के बाद एक पल के लिए रुकी और उसने जारी रखा। लेकिन ये सब अभी भी उनकी अटकलें हैं, उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि यह किसी कलाकृति या औषधि का काम है। इस मामले में सबसे भ्रामक बात यह है कि भले ही कार्लोस की मृत्यु हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका शरीर अभी भी वैसा ही है। वह अपने मानव रूप में वापस नहीं आया। अगर यह कौशल का काम था तो उसे मारे जाने के बाद सामान्य हो जाना चाहिए था, क्योंकि कलाकार के मरने के बाद कौशल सक्रिय नहीं रहते, और यहाँ तक कि एक कलाकृति और औषधि का प्रभाव भी इतने लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। इसलिए हालांकि उन्हें यकीन है कि यह कोई कौशल नहीं है और यह किसी कलाकृति या औषधि का काम होना चाहिए, यह अभी भी केवल अटकलें हैं और उन्हें चीज़ों की पुष्टि करने के लिए और समय चाहिए। जैसा कि मैंने महसूस किया, उसका परिवर्तन किसी कौशल से संबंधित नहीं है, वैलेरी की बात सुनने के बाद इवान ने सोचा। जब इवान ने 2 दिन पहले कार्लोस के परिवर्तन को देखा तो उसे पहले से ही लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। डार्क गिल्ड के ये लोग वास्तव में सामान्य नहीं हैं। इवान ने एक बार फिर आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्या तुम अकादमी वापस जा रहे हो? वैलेरी ने इवान से कार्लोस के बारे में बताने के बाद पूछा। हाँ, अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, इवान ने अपना सिर हिलाया। मैं भी अकादमी वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी कार में घुमाऊंगा, इवान की बात सुनकर वैलेरी ने कहा। जब इवान को वैलेरी की गुलाबी कार याद आई तो उसका मुंह फड़कने लगा। क्या तुम यहाँ रहकर कुछ और दिन आराम नहीं करना चाहते? मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। मैं खुद वापस जा सकता हूँ, इवान ने कहा, क्योंकि अगर संभव हो तो वह उस अजीब दिखने वाली गुलाबी कार में अकादमी वापस नहीं जाना चाहता।
मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस कुछ समय प्रतीक्षा करो, मुझे यहाँ कुछ काम निपटाना है, फिर हम निकल सकते हैं, वैलेरी ने कहा और खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है महिला, मुझे इस बात की चिंता है कि लोग मुझे उस अजीब कार में देखकर हंसेंगे। इवान ने सोचा और वैलेरी को खाली नज़रों से देखा जो कमरे से बाहर चली गई थी। इवान एक पल के लिए स्तब्ध भाव से वहीं बैठा रहा, लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी उंगली पर छिपी हुई अंगूठी को देखा और अपना सिर हिलाया। मैं अकादमी में पहुंचने के बाद छिपी हुई अंगूठी के अदृश्यता कौशल का उपयोग करूंगा। चूंकि अधिकांश छात्र सी रैंक से ऊपर नहीं हैं, इसलिए जब मैं कार से बाहर निकलूंगा तो वे मुझे नहीं देख पाएंगे, इवान ने कहा और हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भी रैंक की कलाकृति इतनी जल्दी काम आएगी। इवान ने अपने कपड़ों पर नज़र डाली और पाया कि उसने हल्के नीले रंग का अस्पताल का गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा एक बार फिर से सिहर उठा और उसने अपने शैडो स्टोरेज से कुछ कपड़े निकाले। जब वह कालकोठरी में गया तो वह अपने साथ कुछ अतिरिक्त कपड़े भी लाया। ये काफ़ी आम बात है कि लड़ाई के दौरान आपके कपड़े राक्षस के खून से सने होंगे या फट जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर लोग जब भी कालकोठरी में जाते हैं तो हमेशा अतिरिक्त कपड़े साथ लाते हैं। अपने कपड़े निकालने के बाद इवान ने अस्पताल के घिसे पिटे गाउन को सामान्य कपड़ों में बदल दिया। सामान्य कपड़े पहनने के बाद इवान ने आखिरकार संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने अस्पताल का गाउन फलों की टोकरी में फेंक दिया और वैलेरी के वापस आने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और वैलेरी वापस आ गई। चलो अब हम जा सकते हैं, वैलेरी ने वापस आने के बाद इवान से कहा। वैलेरी की बात सुनकर इवान बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसके साथ कमरे से बाहर चला गया। दहाड़, एक धमाकेदार आवाज़ गूंजी और उसके बाद एक दर्दनाक दहाड़। आसपास का तापमान बहुत बढ़ गया क्योंकि चमकीले नारंगी रंग की आग ने 3 मीटर लंबे भालू के शरीर को जला दिया। उसका फर काला हो गया था और वह दर्द से दहाड़ रहा था। गुस्से के कारण भालू की आंखें लाल हो गई थीं और वह नफरत भरी आंखों से उसके सामने देख रहा था। काले रंग का कवच पहने एक युवक उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उस आदमी के हाव भाव उदासीन थे, हालांकि भालू उसे गुस्से से देख रहा था। आदमी ने अपना हाथ हिलाया और उसके चारों ओर 3 फुटबॉल के आकार के आग के गोले बन गए। उसने अपना हाथ हिलाया और तीनों आग के गोले भालू की ओर उछले। धमाका, चोटों के कारण भालू हिल नहीं पा रहा था और उसका शरीर आग के गोलों से उड़ गया। भालू का विशाल शरीर 5 मीटर दूर गिरा, जिससे एक छोटा गड्ढा बन गया। आग के गोले से उड़ जाने के बाद भालू की लाल आंखें बहुत धुंधली हो गई थीं और धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति खत्म होने लगी। गंभीर चोटों के कारण मात्र 10 सेकंड में भालू की जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। लियोन हल्के कदमों से भालू के पास गया और उसके जले हुए शरीर को देखा। ये देखकर कि वह मर चुका है, उसने कोर की तलाश की और आखिरकार जब उसे कोर मिला तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लियोन ने कहा, ये सिल्वर भालू जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। इसे मारने में मेरी आधी से ज्यादा मैना खर्च हो गई और उसने सीजोर रैंक कोर को अलग रख दिया। जिस गति से मैं कोर इकट्ठा कर रहा हूं, मुझे भी रैंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त कोर इकट्ठा करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, लियोन ने मरे हुए भालू से दूर जाते हुए कहा। भले ही मैं उनका काम पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे कम से कम मुझे कुछ फायदा तो देंगे क्योंकि इस बार उन्होंने वैलेरी जैसी बड़ी मछली पकड़ी है, लियोन ने उम्मीदों से भरी आवाज में कहा। वह जानता था कि डार्क गिल्ड काफी समय से वैलेरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। इस बार उसे पता था कि बी रैंक का एक शिकारी वैलेरी को पकड़ने आ रहा है, क्योंकि उसी ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी। उसने उन्हें बताया कि वैलेरी ने इवान के साथ अकादमी कब छोड़ी और उसके बारे में कुछ जानकारी भी दी। उसने उन्हें इवान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया और बस इतना कहा कि वह बिना किसी पृष्ठभूमि वाला एक सामान्य शिकारी है और उसकी शक्ति सी रैंक के आसपास होनी चाहिए। हालांकि उसे कुछ बड़ा मिलने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह कुछ ऐसा पाने की उम्मीद कर रहा था जिससे उसे खुद को बेहतर बनाने में मदद मिले। वह हाल ही में डार्क गिल्ड में शामिल हुआ था, लेकिन फिर भी वह उनके किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर पाया। उसका पहला मिशन वास्तव में वैलेरी को शहर से बाहर लाना था। उस समय उसने वैलेरी को बताया कि उसे एक राक्षस की मांद मिली है जो कई सी रैंक के राक्षसों से भरी हुई है और उससे पूछा कि क्या वह उनका शिकार करने के लिए उसके साथ जाना चाहती है। दुर्भाग्य से, क्योंकि वैलेरी पहले से ही डार्क गिल्ड के बारे में सतर्क थी, उसने शहर से बाहर जाने के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसे फ्रॉस्ट वर्ल्ड कालकोठरी में जाने और उस पर जहर का इस्तेमाल करने के लिए कहा जिससे वह बेहोश हो जाएगी। उसे बेहोश करने के बाद उसका काम उसे शहर से बाहर ले जाना था। दुर्भाग्य से आखिरी समय में वैलेरी ने एक बार फिर उसे मना कर दिया और इसके बजाय इवान को अपने साथ ले आए। मेरी किस्मत वाकई बहुत खराब है, लियोन उदास स्वर में कहने से खुद को नहीं रोक पाया। जब वह ये सोच रहा था तो उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपना संचार क्रिस्टल निकाल लिया।
ये देखकर कि कौन उससे संपर्क कर रहा था, उसने अपनी भौं उठाई और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। क्या उन्होंने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया है और अब मुझे मेरे इनाम के बारे में बताने के लिए मुझसे संपर्क कर रहे हैं? लियोन ने उत्साहित स्वर में कहा और कॉल स्वीकार कर लिया। नमस्ते, लियोन ने उत्साहित स्वर में कहा, क्या हम इस बार सफल हुए? कार्लोस मर चुका है, दूसरी तरफ से एक ठंडी पुरुष आवाज़ सुनाई दी और लियोन के चेहरे पर उत्साहित मुस्कान सख्त हो गई। मर गया? लियोन के चारों ओर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए और वह उस वाक्य को समझ नहीं पाया। लेकिन जब उसने उस वाक्य को समझा तो उसकी पिछली मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक उदास भाव दिखाई दिया। वह उसे पकड़ नहीं पाया, जिसका मतलब है कि कोई इनाम नहीं है, लियोन ने सोचा और उदास हो गया। वह बस इस बार कुछ अच्छा पाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन एक बी रैंक शिकारी भी उसे पकड़ नहीं पाया। वह कैसे मरा? लियोन ने पूछा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि एक बी रैंक शिकारी वैलेरी को पकड़ने में कैसे विफल रहा। फिलहाल हमें नहीं पता कि वह कैसे मरा। तुम अकादमी में वापस जाओ क्योंकि वैलेरी जल्द ही वहां वापस आएगी। उस पर नज़र रखो और पता लगाने की कोशिश करो कि वहां क्या हुआ था, नर ने लियोन से कहा जिसने अपनी कनपटी रगड़ी। वह अपनी रैंक सुधारने के लिए कुछ कोर इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए वह जंगल में आया था, लेकिन अब उसे आदेश के कारण एक बार फिर अकादमी में वापस जाना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लियोन ने बस इतना ही कहा क्योंकि वह जानता था कि वह वैलेरी से सीधे नहीं पूछ सकता कि वहां क्या हुआ था। वैलेरी के अलावा जो लड़का उसके साथ कालकोठरी में गया था वह भी बच सकता है। तुम उससे कुछ खोजने की कोशिश भी कर सकते हो। कार्लोस ने इवान को भी नहीं मारा। लियोन को ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि कार्लोस इवान को भी नहीं मार पाया। इसके अलावा इवान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो और उसे वापस भेज दो। कार्लोस की 2 दिन पहले मौत हो गई। इसका मतलब है कि उन्होंने कालकोठरी को बहुत जल्दी साफ कर दिया और बाहर निकल आए। ऐसा लगता है कि हालांकि वह लड़का सिर्फ डी रैंक का शिकारी है, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि वह कुछ छिपा रहा है, पुरुष ने लियोन से कहा। लियोन ने यह सुनकर भौहें चढ़ाईं कि उन्होंने कालकोठरी को काफी पहले साफ कर दिया था। उसे ये भी पता था कि फ्रॉस्ट वर्ल्ड कालकोठरी को साफ करना काफी मुश्किल है। मैं समझता हूँ, मैं उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करूंगा और उसे वापस भेज दूंगा, लियोन ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। लियोन की बात सुनकर दूसरी तरफ से संचार काट दिया गया। लियोन ने अपना संचार क्रिस्टल भी हटा दिया और जंगल में और अंदर जाने के बजाय वह वापस जाने के लिए मुड़ गया। आप क्या ढूंढ रहे हैं? वैलेरी ने इवान से पूछा जब उसने देखा कि वह 1 घंटे से ज्यादा समय से अपने फ़ोन को सोच समझकर देख रहा था। बस आइस हॉट फूल और इसी तरह की जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी ढूंढ रहा हूं, इवान ने फ़ोन स्क्रीन से नज़रें हटाए बिना कहा। 5 मिनट बाद इवान ने आखिरकार अपना फ़ोन रख दिया और आह भरी। हालांकि उसे आइस हॉट फूल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, फिर भी वह इसकी कीमत की पुष्टि नहीं कर पाया। इसकी दुर्लभता के कारण इसकी कीमत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। कुछ लेखों में उसने देखा कि लोग कह रहे थे कि चूंकि यह बी रैंक की जड़ी बूटी है, इसलिए इसकी कीमत 5 लाख क्रेडिट के आसपास है। जबकि कुछ लेखों में लोग कह रहे थे कि चूंकि यह बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है, इसलिए इसे 1 मिलियन क्रेडिट में बेचा जा सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? इवान ने सोचा और अपनी ठुड्डी को रगड़ा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें उस फूल के लिए 7 लाख क्रेडिट दूं? इवान के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखकर वैलेरी ने कहा। उसे डर था कि अगर उसे उचित कीमत नहीं मिली तो वह सीधे उससे 1 मिलियन क्रेडिट की मांग करेगा। 7 लाख क्रेडिट, इवान ने बड़बड़ाया और पाया कि यह काफ़ी लुभावना था। लेकिन एक पल के बाद जब उसे डार्क गिल्ड के मुद्दे के बारे में याद आया तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस फूल के लिए क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है? वैलेरी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, बस मुझे 8 रैंक कोड दे दो और ये तुम्हारा हो जाएगा, इवान ने कहा क्योंकि अपनी ताकत में सुधार करना अब उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उसे पैसे की ज़रूरत है ताकि वह अपने लिए और संसाधन खरीद सके। लेकिन डी रैंक से ऊपर के कोर खरीदना काफ़ी मुश्किल है। बहुत कम लोग सी रैंक और उससे ऊपर के कोर बेचते हैं, क्योंकि जो लोग सी रैंक के राक्षसों का शिकार कर सकते हैं वे ज़्यादातर समय उनका इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए कोर। केवल कुछ ही लोग सी रैंक से ऊपर के कोर बेचते हैं, और जब भी ये कोर बिक्री के लिए आते हैं तो वे तुरंत बिक जाते हैं। अगर इवान पैसे मांगता है तो उसे पता है कि उसके लिए बाजार से कोर खरीदना मुश्किल होगा। वैलेरी के पास अच्छी पृष्ठभूमि है, ये जानते हुए उसे यकीन था कि अगर वह चाहे तो उसे सी रैंक के कोर आसानी से मिल सकते हैं। अगर आप सी रैंक कोर चाहते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि सी रैंक कोर की कीमत लगभग 1 लाख क्रेडिट है और बहुत से लोग उन्हें नहीं बेचते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 7 लाख क्रेडिट दूंगा, तो क्या आपको 8 के बजाय 7 कोर नहीं मांगना चाहिए? वैलेरी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आइस हॉट फूल की दुर्लभता को देखते हुए मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इसे खरीदेंगे, भले ही मैं इसे 1 मिलियन क्रेडिट में बेचूं। इसलिए मुझे लगता है कि 8 सी रैंक कोर इसके लिए बहुत उचित मूल्य है, इवान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा।
उसे यकीन था कि अगर वह फूल को इंटरनेट पर डाल दे और कुछ समय तक इंतजार करे तो वह इसे ऊंची कीमत पर बेच सकता है। लेकिन वह ये भी जानता था कि उस पैसे से सी रैंक कोर खरीदना उसके लिए मुश्किल होगा और ऑनलाइन चीज़ें बेचना परेशानी भरा है। वैलेरी ने एक पल सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें 8 सी रैंक कोर दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई सी रैंक कोर नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इवान ने कहा और वैलेरी को देने के लिए ब्लैक बॉक्स निकाला। लेकिन वह बीच में ही रुक गया जब उसे कुछ सूझा और उसने उसे वापस अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। वैलेरी, जिसने सोचा था कि इवान उसे देने के लिए बॉक्स निकाल रहा है, जब इवान ने उसे रख दिया तो वह हैरान रह गई। इसे निकालने के बाद क्यों रख दिया? मुझे अभी याद आया कि डार्क गिल्ड द्वारा तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। यदि मैं तुम्हें ये फूल देता हूँ और अगले ही दिन वे तुम्हारा अपहरण कर लेते हैं तो क्या यह मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति नहीं होगी? इसलिए मैं इसे तुम्हें तब दूंगा जब तुम्हारे पास पर्याप्त कोर हो जाएंगे, इवान ने गंभीर स्वर में कहा। इवान की बात सुनते ही वैलेरी के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं और किसी कारण से वह उसे कार से बाहर फेंकना चाहती थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम चाहते हो कि वे मेरा सफलतापूर्वक अपहरण कर लें? वैलेरी ने उसे कोसने से बचने की कोशिश करते हुए पूछा। बेशक, मैं यह नहीं चाहता, इवान ने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम मुझसे ये फूल नहीं खरीद लेते। वैलेरी जिस गति से गाड़ी चला रही थी वह अचानक बढ़ गई। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह खराब एक्सीलेटर पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसे परेशान देखकर इवान ने कुछ और नहीं कहा और चुपचाप वहीं बैठा रहा। लेकिन 30 मिनट की चुप्पी के बाद इवान ने कुछ सोचा और पूछा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमें इस साल की व्यवहारिक परीक्षा में क्या करना होगा? उसने सोचा कि शायद चूंकि वह सीजोर रैंक की शिकारी है और कक्षा की अध्यक्ष है, इसलिए उसे कुछ पता होगा। लेकिन वह था। वैलेरी ने सिर हिलाकर कहा कि उसे भी नहीं पता कि इस साल प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या होगा, तो वह निराश हो गई। इसके बाद इवान ने बात नहीं की और जल्द ही 3 घंटे बीत गए। वे आखिरकार अकादमी पहुंचने वाले थे। इवान बाहर ध्यान से देख रहा था ताकि जब वह अजीब गुलाबी कार से बाहर निकले तो लोगों से बच सके। जल्द ही वे अकादमी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे और इवान अपनी छुपाने वाली अंगूठी के कौशल को सक्रिय करने के लिए तैयार था। ठीक है, जब तुम्हें फूल खरीदने के लिए कोर मिल जाए तो मुझे बताना, जैसे ही कार रुकी इवान ने कहा और दरवाज़ा खोला। वैलेरी हैरान रह गई और उसे समझ में नहीं आया कि इवान इतनी जल्दी में क्यों था। लेकिन वह और भी हैरान हो गई जब उसने देखा कि जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला इवान अपनी जगह से गायब हो गया। जैसे ही इवान गायब हुआ, कार का दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया। वैलेरी वहीं बैठी रही और बंद दरवाजे को देखती रही। आखिर उसे क्या हो गया है? वैलेरी ने खुद से ही पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इवान क्यों भाग गया। छुपाने वाली अंगूठी की पूर्ण दृश्यता कौशल का उपयोग करते हुए इवान सुरक्षित रूप से गुलाबी कार से बच निकला। कार से उतरने के बाद इवान इधर उधर नहीं भटका और सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। जाते समय इवान कई डी रैंक और कुछ सी रैंक के शिकारियों के पास से गुजरा, लेकिन उसे यह जानकर खुशी हुई कि कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। कौशल का प्रभाव अदृश्यता औषधि के समान है, लेकिन यह औषधि से बेहतर है क्योंकि सी रैंक का शिकारी भी मुझे नहीं देख सकता है, इवान ने सोचा और अपने कमरे से पहले पहुंच गया। पूर्ण अदृश्यता का प्रभाव भी उसके कमरे में पहुंचने पर समाप्त हो गया। इवान ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। परिचित दिखने वाले छोटे कमरे को देखने के बाद इवान थोड़ा शांत हुआ और सबसे पहले नहाने चला गया। नहाने के दौरान इवान कार्लोस से मिली स्टोरेज रिंग के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वर्तमान में उसके पास वैलेरी से मिले 7 सी रैंक कोर हैं। यति को मारने और उससे पहले 5वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद वह शर्त हार गई और उसे अपने बचे हुए 50% कोर इवान को देने पड़े। जब इवान को आइस चेन स्किल मिली तब वह कालकोठरी में 22 कोर पहले ही अवशोषित कर चुका था। लेकिन उसे अपने सम्राट कोर को सी रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए अभी भी लगभग 80 सी रैंक कोर की आवश्यकता है। वैलेरी मुझे आइस हॉट फ्लावर के लिए 8 कोर देगी, फिर मेरे पास कुल 15 सी रैंक कोर होंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे कार्लोस की अंगूठी से कुछ अतिरिक्त कोर मिलेंगे ताकि मैं जल्दी से सी रैंक तक आगे बढ़ सकूं, इवान ने बड़बड़ाया और आह भरी। 10 मिनट के बाद इवान बाथरूम से बाहर आया। अपने कपड़े पहनने के बाद इवान अपने बिस्तर पर बैठ गया और आखिरकार कार्लोस की स्टोरेज रिंग निकाली। इवान ने अपनी उंगली पर चोट की और स्टोरेज रिंग पर अपने खून की एक बूंद टपका दी। इवान द्वारा स्टोरेज रिंग को अपने साथ बांधने के बाद वह आखिरकार देख सकता है कि रिंग के अंदर क्या है। क्या मुझे स्टोरेज रिंग में खजाने का पहाड़ भी मिलेगा? इवान ने प्रत्याशा में बड़बड़ाया जब उसे अपने द्वारा पढ़े गए उपन्यास याद आए। उन उपन्यासों में जब कोई शक्तिशाली दुश्मन को मारता है और अपने भंडारण रिंग की जांच करता है तो उसे हमेशा खजाने का पहाड़ मिलता है। एक ही विचार के साथ इवान ने भंडारण रिंग में देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इवान के पास शब्द नहीं थे जब उसने देखा कि स्टोरेज रिंग के अंदर क्या था।
स्टोरेज रिंग में उसने जो पहली चीज़ देखी वह वास्तव में कुछ सस्ते कपड़े थे। इवान ने कपड़े निकाले और उन्हें अपने से थोड़ी दूर कूड़ेदान में फेंक दिया। बी रैंक के शिकारी के स्टोरेज रिंग में भी मुझे कुछ सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, खजाने का पहाड़ कहाँ है? इवान ने उदास आवाज़ में कहा और एक बार फिर स्टोरेज रिंग में देखा। इस बार इवान और भी ज़्यादा अवाक था। ये फ़कीर, इवान ने रिंग के अंदर दूसरी चीज़ देखकर कोसा। संस्कृति की किताब। दूसरी चीज़ जो इवान को मिली वह एक किताब थी जिसका नाम था संस्कृति की किताब, जिसके कवर पर एक सुसंस्कृत लड़की थी। इवान ने किताब निकाली और किताब के कवर पर एक नज़र डालने के बाद उसे भी कूड़ेदान में फेंक दिया। इवान ने किताब फेंकने के बाद एक गहरी सांस ली और एक बार फिर स्टोरेज रिंग में देखा। इस बार इवान को उसमें एक मोबाइल फ़ोन मिला। उसने फ़ोन लिया और इसे अनलॉक करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसने पाया कि फ़ोन लॉक था। मैं इसे वैलेरी को दे दूंगा, हो सकता है कि वह इसमें से कुछ ढूंढ पाए, इवान ने कहा और फ़ोन रख दिया। इवान ने एक बार फिर स्टोरेज रिंग में देखा और स्टोरेज रिंग में तलवार देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। इवान ने जल्दी से तलवार निकाली और उसे देखा। तलवार हल्के हरे रंग की थी और उस पर कई छोटे छोटे रन उकेरे हुए थे। इवान ने तलवार के विवरण को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विंडफ्यूरी बी रैंक, एक तलवार जो आपके तलवार के हमले की शक्ति को 200% तक बढ़ा देती है। तलवार का उपयोग करते समय आप अपने हमले की तीक्ष्णता को बेहतर बनाने के लिए कुछ हद तक वायु तत्व को नियंत्रित कर सकते हैं। दिन में 3 बार आप तलवार के साथ जुड़े कौशल विंड ब्लेड्स का उपयोग कर सकते हैं। विवरण पढ़ने के बाद इवान गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। ये तलवार मेरी निचली स्टील की तलवार से 100 गुना बेहतर है, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह एक सींग वाले पृथ्वी अजगर के खिलाफ अपनी लड़ाई के बाद पहले से ही अपनी तलवार बदलने के बारे में सोच रहा था। उसकी निचली स्टील की तलवार सिर्फ एक डी रैंक की तलवार है जो वर्तमान में उसके लिए बहुत कमज़ोर है। इस तलवार की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, इवान ने बड़बड़ाया, क्योंकि वह जानता था कि विंड फ्यूरी जैसे बी रैंक के हथियार की कीमत 1 मिलियन क्रेडिट से ज़्यादा होनी चाहिए। इवान ने तलवार को अपने पास रखा और एक बार फिर स्टोरेज रिंग में देखा। इस बार इवान ने स्टोरेज रिंग में 2 छोटे धातु के बक्से देखे और उन्हें बाहर निकाल लिया। बक्से सिर्फ 15 सेंटीमीटर आकार के थे और उन पर कोई ताला नहीं था। इवान ने एक बॉक्स खोला ताकि देख सके कि उसके अंदर क्या है। हे भगवान! जब इवान ने बॉक्स खोला और देखा कि उनमें क्या है तो वह पहले तो दंग रह गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। कोड, इवान ने कहा और उनकी रैंक देखी। कुछ समय बाद इवान ने उन सभी की जांच की और पाया कि कुल 15 कोर थे। 15 कोर में से 12 सी रैंक के थे और 3 सी जोड़ रैंक के थे। इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, वैलेरी से मिले 7 कोर के साथ अब मेरे पास 19 सी रैंक कोर और 3 सी जोड़ रैंक कोर हैं। इवान ने फिर दूसरे बॉक्स को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। इस बॉक्स में और भी कोर हो सकते हैं, इवान ने कहा और गहरी सांस ली। उसने खुला हुआ बॉक्स हटा दिया और दूसरा धातु का बॉक्स उठा लिया। ये बॉक्स भी पिछले बॉक्स जैसा ही था और लॉक नहीं था। इवान ने आसानी से बॉक्स खोला, लेकिन जब उसने देखा कि उसके अंदर क्या है तो वह हैरान रह गया। इवान ने बॉक्स खोला और जब उसने देखा कि बॉक्स में सिर्फ एक कोर है तो वह हैरान रह गया। उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन अचानक लगा कि कोर पहले मिले कोर से अलग है। जब उसने कोर को उठाया और ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बी जोड़ रैंक कोर, इवान ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नज़र से कहा। एक सी जोड़ रैंक कोर में 2 सी रैंक कोर के बराबर ऊर्जा होती है, जबकि एक बी रैंक कोर में 3 सी जोड़ रैंक कोर के बराबर ऊर्जा होती है, और एक बी जोड़ रैंक कोर में 2 बी रैंक कोर के बराबर ऊर्जा होती है। अगर इवान इस बी जोड़ रैंक कोर की ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो यह 12 सी रैंक कोर के बराबर है। कुल मिलाकर उसे इन 2 बक्सों से 12 सी रैंक कोर, 3 सी जोड़ रैंक कोर और एक बी जोड़ रैंक कोर मिला। ये सभी कोर 30 सी रैंक कोर के बराबर हैं। इवान के पास पहले से ही वैलेरी से मिले 7 कोर थे। मैंने कालकोठरी में 22 कोर अवशोषित किए। अगर मैंने इन सभी कोर को अवशोषित किया तो मुझे अपने सम्राट कोर को विकसित करने के लिए लगभग 50 और कोर की आवश्यकता होगी, इवान ने सोचा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कोर को अवशोषित नहीं किया बल्कि बक्सों को अपनी छाया भंडारण रिंग में रख दिया। वैलेरी द्वारा उसे उसके आइस हॉट फ्लावर के लिए 8 और कोर दिए जाने के बाद वह उन्हें अवशोषित करने के बारे में सोच रहा था। उन बक्सों को दूर रखने के बाद इवान ने एक बार फिर भंडारण रिंग में देखा। इवान को कुछ हीलिंग पोशन मिले जो उसके पास मौजूद पोशन से बेहतर थे। उसने खुशी खुशी उन पोशन को निकाला और उन्हें अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। हीलिंग पोशन के अलावा उसे कुछ मैना रिकवरी पोशन, ताकत बढ़ाने वाले पोशन, चपलता बढ़ाने वाले पोशन और स्टैमिना रिकवरी पोशन मिले। इवान ने कालकोठरी में जाने से पहले ये पोशन नहीं खरीदे थे, क्योंकि हालांकि उसके पास लगभग 5 लाख पोशन थे, लेकिन ये पोशन बहुत महंगे हैं। यहाँ तक कि कम ग्रेड की ताकत और चपलता बढ़ाने वाले पोशन की कीमत लगभग 80,000 क्रेडिट थी।
इवान को 3 ताकत बढ़ाने वाले और 2 चपलता बढ़ाने वाले पोशन मिले। उनके साथ 10 स्टेमिना रिकवरी पोशन थे जिनकी कीमत प्रति पोशन 10,000 क्रेडिट थी, और इवान ने कालकोठरी में जाने से पहले 5 स्टेमिना रिकवरी पोशन खरीदे। उसने कालकोठरी में 3 पोशन इस्तेमाल किए, इसलिए अब उसके पास स्टेमिना रिकवरी के 12 पोशन हैं। उनमें 15 बोतलें हीलिंग की और 10 बोतलें मैना रिकवरी पोशन की थीं। वे इवान द्वारा खरीदे गए पोशन से बेहतर थे, इसलिए वह उन्हें पाकर खुश था। पोशन छांटने के बाद इवान ने एक बार फिर स्टोरेज रिंग में देखा, लेकिन वहां कुछ और नहीं था। जब इवान ने ये देखा तो उसने भौहें उठाईं और उसके चेहरे पर निराशा का भाव दिखाई दिया। कोई ए रैंक आर्टिफैक्ट नहीं है, इवान ने कहा जब उसे ए रैंक आर्टिफैक्ट नहीं मिला। कार्लोस की फाइल में जो वैलेरी ने उसे दिखाई थी उसमें लिखा था कि वह ए रैंक आर्टिफैक्ट लेकर भाग गया था। इवान को उम्मीद थी कि उसे अपनी स्टोरेज रिंग से वह ए रैंक आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम मुझे बी रैंक की तलवार और कुछ कोर मिले जो मेरी बहुत मदद करेंगे। हालांकि उसे निराशा हुई कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, और वह पहले से ही तलवार और रिंग से मिलने वाले कोर से काफ़ी खुश था। निश्चित रूप से एक शक्तिशाली शिकारी को मारना कीमती चीज़ें पाने का सबसे अच्छा तरीका है, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही इवान स्टोरेज रिंग को हटाने वाला था, उसने स्टोरेज रिंग में एक बहुत छोटी बोतल देखी। बोतल सिर्फ 5 सेंटीमीटर बड़ी थी, इसलिए इवान ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या यह एक और पोशन बोतल है? इवान ने कहा और बोतल निकाल ली। बोतल अन्य पोशन बोतलों की तरह पारदर्शी नहीं थी, इसलिए वह नहीं देख पाया कि इसमें क्या है। एथन ने इसके विवरण को देखने की कोशिश की। इवान दंग रह गया जब उसने देखा कि विवरण के बजाय वास्तव में वहां प्रश्न चिन्ह थे। इवान इस तरह की चीज से अपरिचित नहीं था, यहां तक कि उसके टाइटल रूल ब्रेकर के विवरण में भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इसके कुछ प्रभाव अभी भी छिपे हुए हैं। ये देखकर कि वह छोटी बोतल के विवरण को नहीं देख पा रहा है, इवान के चेहरे पर एक जिज्ञासापूर्ण भाव आया। उसने बोतल का कॉक खोलने की कोशिश की। कॉक बहुत टाइट था, लेकिन अपनी ताकत से वह उसे खोलने में सफल रहा। जैसे ही कॉक खोला गया, एक भयानक गंध ने उसके नथुने पर हमला कर दिया। इवान ने अपनी नाक बंद कर ली और चेहरे पर शिकन के साथ बोतल में मौजूद सामग्री को देखा। यह क्या है? इवान ने छोटी बोतल में एक अजीब बैंगनी तरल पदार्थ देखकर बड़बड़ाया। तरल पदार्थ की गंध बहुत ही घृणित थी और इवान को चक्कर आ रहा था, भले ही वह गंध को अंदर नहीं ले रहा था। तरल पदार्थ अजीब लग रहा था। इवान ने बोतल बंद कर दी और उसे एक बार फिर स्टोरेज रिंग में रख दिया। ये किस तरह की बकवास है? इवान ने लिक्विड को दूर रखने के बाद कोसा। उसे यकीन था कि वह चीज़ कोई औषधि नहीं है, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता कि कोई इस तरह की बकवास पी सकता है। उस बोतल को दूर रखने के बाद भी वह गंध के कारण बीमार महसूस कर रहा था। इवान अपने कमरे से बाहर निकल गया क्योंकि उसे वहां बहुत अजीब लग रहा था। क्या ये किसी तरह का बदबूदार लिक्विड है जिसका इस्तेमाल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है? इवान ने बाहर आने के बाद कहा। उसने उस गंध को भूलने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। मैं ये लिक्विड वैलेरी को उस फोन के साथ दूंगा, शायद वह इसके बारे में कुछ पता लगा सके। इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा, अगर यह काली चीज़ कुछ अच्छी निकली तो मैं उससे बदले में कुछ अच्छा पा सकता हूँ। ये तय करने के बाद इवान ने अपने कमरे की ओर देखा। वह कुछ देर के लिए झिझका और एक बार फिर अंदर गया। उसने अपने पूरे कमरे में डिओडोरेंट लगाया, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद भी वह उस गंध से छुटकारा नहीं पा सका। ये सच में है यातना देने वाला जहर, इवान ने नाराज स्वर में कहा, क्योंकि वह गंध से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं था। इसे भूल जाओ, मैं आज के लिए एक होटल में एक कमरा किराए पर लूंगा। इवान अपने कमरे से बाहर निकला और अकादमी से बाहर चला गया। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वह आसानी से एक होटल में एक कमरा खरीद सकता है। बेशक वह वैलेरी से यह पैसा वापस पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह ये तरल उसे देगा, लेकिन भले ही वह उसे कुछ न दे, इससे उसकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अब अमीर है। इवान को अकादमी में वापस आए कुछ दिन बीत गए। उसने वैलेरी को ब्लैक लिक्विड और कार्लोस का फ़ोन दिया। जब उसने कार्लोस का फ़ोन और ब्लैक लिक्विड दिया तो वह उसे कोर के बारे में याद दिलाना नहीं भूला। इन दिनों के दौरान इवान अकादमी में ही रहा और बाहर नहीं गया। वह बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि वह थोड़ा आराम करना चाहता था और महीना खत्म होने वाला था। पहले एलेना ने उसे बताया था कि अगले महीने प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, और चूंकि महीना खत्म होने वाला था इसलिए वह अकादमी में ही रहा। उसने अकादमी में कक्षाओं में भाग लिया और इन कुछ दिनों का आनंद लिया। आज महीने का आखिरी दिन था और इवान पहले की तरह ही कक्षा में उपस्थित हुआ। लेकिन कक्षा समाप्त होने के बाद एलेना ने सभी छात्रों को जाने से रोक दिया। सभी जानते थे कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं आने वाली हैं, इसलिए जब एलेना ने कक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें रोका तो वे काफ़ी उत्साहित थे। सभी को उत्सुकता से उसकी ओर देखते देखकर एलेना मुस्कुराई और सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में खबर है। तो उन्होंने आखिरकार हमारी प्रायोगिक परीक्षा तय कर ली, इवान ने सोचा और उसके आगे बोलने का इंतजार किया।
आमतौर पर पिछले सालों की प्रायोगिक परीक्षाओं में उन्हें जंगल में लोगों को लूटने वाले कुछ डाकुओं के समूहों को खत्म करने, एक कालकोठरी को साफ करने, शहर के कुछ भ्रष्ट लोगों को मारने जैसे काम दिए जाते थे जो अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे थे, या किसी निश्चित क्षेत्र में सभी राक्षसों को मारना। मुझे उम्मीद है कि यह डाकुओं के एक समूह को खत्म करने जैसा कुछ होगा। मैं उन्हें मारने के बाद उनकी लूट पा सकता हूँ, इवान ने कुछ प्रत्याशा के साथ सोचा। उसे अभी भी याद है कि कैसे उसने अपने पहले मिशन के दौरान उसे मारने की कोशिश करने वाले डाकुओं के समूह से बड़ी लूट हासिल की थी। इस बार आपको परीक्षा में 2 लोगों की टीम में काम करना होगा, एलेना ने कहा, और इवान की आंखें फड़क उठीं। इस बार आपकी परीक्षा पहले से बिल्कुल अलग है। इस बार आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा वीआर का उपयोग करके ली जाएगी, एलेना ने कहा और छात्रों के हाव भाव को देखा। अधिकांश छात्र भ्रमित थे, जबकि कुछ ने राहत की सांस ली, क्योंकि यद्यपि आपको अपनी शक्ति के अनुसार कार्य मिलता है, फिर भी प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान मरने की संभावना होती है। जबकि कुछ भ्रमित थे और कुछ खुश थे, इवान डर गया था। डाकुओं को मारने और उन्हें लूटने का उसका सपना बर्बाद हो गया। वह वास्तव में सोच रहा था कि भले ही उन्हें डाकुओं को मारने जैसा कार्य न मिले, फिर भी वह परीक्षा के दौरान कुछ राक्षसों को मारने में सक्षम होगा और अपने लिए अधिक कोर इकट्ठा करेगा। इवान अकेला नहीं था, कुछ अन्य छात्र भी नाराज थे। प्रैक्टिकल परीक्षा वास्तव में उनके लिए संसाधन प्राप्त करने का एक अच्छा मौका है। अपने व्यापक नेटवर्क के कारण अकादमी कई डाकुओं के ठिकानों और राक्षसों के ठिकानों के बारे में जानती है। परीक्षा के दौरान अकादमी अपने छात्रों को डाकुओं के ठिकानों और राक्षसों के ठिकानों के बारे में बताएगी ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। मिशन पूरा करने के बाद वे डाकुओं की लूट या राक्षसों के बाड़ों में मारे गए राक्षसों से कोर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ छात्रों को भौहें सिकोड़ते देख एलेना ने कहा, आपको प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान कुछ न मिलने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों को अकादमी से उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे। मैं आप लोगों को वर्तमान में मिलने वाले पुरस्कार के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन मेरा विश्वास करें कि आप उनसे निराश नहीं होंगे। एलेना की बात सुनकर इवान सहित सभी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इस प्रैक्टिकल परीक्षा से कुछ नहीं पा सकेगा। परीक्षा 1 सप्ताह बाद होगी। आपको कुछ घंटों के बाद अपने फ़ोन पर परीक्षा का विवरण प्राप्त होगा, एलेना ने कहा और फिर एक बॉक्स निकाला। चूंकि आपको टीमों में काम करना होगा, तो आइए जाने कि परीक्षा के दौरान आपका साथी कौन होगा, एलेना ने बॉक्स निकालने के बाद कहा। बॉक्स छोटे छोटे कागज़ के पर्चों से भरा था और इवान अनुमान लगा सकता था कि वे कौन से कागज़ थे। आपको अपने साथियों को खुद से खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये भाग्य से तय होगा। बॉक्स में 88 चिट हैं, जिन पर 1 से 44 नंबर लिखे हैं। चूंकि कक्षा में 88 छात्र हैं, इसलिए आप में से हर कोई एक चिट उठाएगा, और जो व्यक्ति आपके समान संख्या वाली चिट प्राप्त करेगा, वह आपका टीममेट होगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मुझे टीममेट के रूप में कोई कमीना न मिले, इवान ने सोचा और अपने चारों ओर देखा। उसका अपने किसी भी सहपाठी से अच्छा रिश्ता नहीं है। वह ज़्यादातर छात्रों का नाम भी नहीं जानता। ये कहने के बाद एलेना डिब्बा पकड़े हुए छात्रों की ओर चली गई। हर छात्र ने डिब्बे से एक चिट उठाए और अपना नंबर देखा। चिट लेने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और एलेना द्वारा सबको चिट देने का इंतजार किया। कुछ समय बाद एलेना इवान के सामने पहुंची, जिसने एक बार फिर भाग्य की देवी को धोखा देने की कोशिश की और कहा कि वह उसके मंदिर में 1 मिलियन क्रेडिट दान करेगा, और उसने अपना चिट उठा लिया। इवान द्वारा चिट उठाए जाने के बाद एलेना दूसरे छात्रों की ओर चली गई। उसने चिट खोली और उसका नंबर देखा, 11। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने 11 नंबर देखा। कुछ लोग कहते हैं कि 2 नंबर भाग्यशाली होते हैं। शायद मुझे कोई अच्छा साथी मिल जाए, इवान ने अपना नंबर देखकर बुदबुदाया। 3 मिनट बाद एलेना ने चिट देना समाप्त किया और अपनी स्थिति में वापस आ गई। ठीक है, अब जब आप सभी को अपनी चिट मिल गई है तो आप अपने साथियों को ढूंढ सकते हैं, एलेना ने अपनी जगह पर वापस आकर कहा। मेरे पास 36 नंबर है, सामने बैठा छात्र खड़ा हुआ और बोला। जल्द ही सभी छात्रों ने अपनी चिट हवा में उठाकर अपने नंबर दिखाने शुरू कर दिए। इवान ने अपने चारों ओर देखा और 11 नंबर ढूंढा। 11 नंबर, 11 नंबर, मेरा भाग्यशाली साथी कहाँ है? इवान ने इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाया। अचानक उसे 11 नंबर लिखी चिट दिखाई दी। वह वहाँ है, इवान ने कहा और चिट पकड़े हुए व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन जब उसने चिट पकड़े हुए व्यक्ति को देखा तो वह दंग रह गया। 11 नंबर की चिट पकड़े हुए व्यक्ति भी इवान को उसी नंबर की चिट पकड़े देखकर दंग रह गया। भाग्य की देवी सच में एक कुतिया है, इवान ने अपने साथी को देखकर मन ही मन कोसा। इवान ने अपने साथी की ओर देखा और उसके साथी ने उसकी ओर देखा। एक कोर्प जैसा मांसल शरीर, गंजा सिर और चोर की तरह सिकुड़ी हुई आंखें। माइक, इवान ने मुंह हिलाते हुए कहा। माइक भी स्तब्ध चेहरे से इवान को देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। अपनी लड़ाई के बाद वह वास्तव में इवान से थोड़ा डर गया था। लड़ाई के दौरान हालांकि इवान ने सिर्फ एक बार हमला किया था, उसे अस्पताल में कुछ दिन बिताने पड़े।
इवान और माइक के आसपास के छात्रों ने भी उन्हें देखा। उनमें से ज़्यादातर जानते थे कि माइक और इवान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्हें लगा कि वे दोनों एक बार फिर लड़ रहे हैं। लेकिन अचानक एक छात्र की नज़र उनके नंबर चिट पर पड़ी और वह लगभग जोर से हंस पड़ा। उसने छात्र को अपने पास खींचा और उनके नंबर चिट की ओर इशारा किया। जब दूसरे छात्रों ने उनके नंबर देखे तो उन्होंने भी उन्हें देखकर खुश हो गए। इवान को उनके चेहरे की परवाह नहीं थी, लेकिन उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह अपनी स्थिति से परेशान था। माइक को लोगों की घूरती निगाहें पसंद नहीं आईं, इसलिए वह मुड़ा और कक्षा से बाहर चला गया। माइक को जाते देख इवान ने कुछ नहीं कहा और कक्षा से बाहर चला गया। अब क्या करना है, इस बारे में सोचने से पहले परीक्षा के विवरण का इंतजार करते हैं, इवान ने कक्षा से बाहर निकलने के बाद आह भरते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो माइक के साथ काम करने में उसे कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते वह कुछ ऐसा न करे जिससे उसे नुकसान हो। लेकिन माइक के व्यक्तित्व को जानते हुए इवान जानता था कि वह व्यक्ति उसके साथ सहयोग नहीं करेगा। इवान अपने कमरे में वापस आया और परीक्षा के विवरण के बारे में संदेश का इंतजार करने लगा। 3 घंटे बाद इवान को आखिरकार परीक्षा के विवरण के बारे में संदेश मिला। उसने संदेश खोला और उसे ध्यान से पढ़ा। संदेश में बताए गए विवरण के अनुसार वीआर का उपयोग करके वे सभी एक द्वीप पर भेजे जाएंगे। द्वीप विभिन्न प्रकार के राक्षसों से भरा होगा। वे द्वीप में जितना अंदर जाएंगे उतना ही अधिक शक्तिशाली राक्षस उनका सामना करेगा। द्वीप पर मौजूद सबसे उच्च रैंक वाले राक्षस बी रैंक के राक्षस हैं, जबकि सबसे कम स्तर डी रैंक का होगा। जब वे राक्षसों को मारेंगे तो उन्हें अंक मिलेंगे। अंकों की संख्या उस राक्षस पर निर्भर करेगी जिसे वे मारेंगे। डी रैंक 5 अंक, डी जोड़ रैंक 10 अंक, सी रैंक 20 अंक, सी जोड़ रैंक 50 अंक, बी रैंक 150 अंक। राक्षसों को मारने के अलावा वे अन्य छात्रों को मारकर भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को मारने के बाद उन्हें वे सभी अंक मिलेंगे जो छात्र अपने लिए इकट्ठा करेंगे। यदि छात्रों की टीमें चाहें तो वे उच्च रैंक वाले राक्षसों या छात्रों की अन्य टीमों के खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं जो उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। द्वीप पर केवल 3 बी रैंक के राक्षस होंगे। प्रत्येक बी रैंक का राक्षस एक सुनहरे संदूक की रक्षा करेगा। बी रैंक के राक्षस को मारने के बाद वे गोल्डन चेस्ट खोल सकते हैं और 100 से 300 के बीच यादृच्छिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। गोल्डन चेस्ट के अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज चेस्ट भी होंगे जो पूरे द्वीप में बिखरे होंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप उन्हें पा लेते हैं तो आप उन्हें खोल सकते हैं और यादृच्छिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। कांस्य चेस्ट आपको 1 से 10 अंक दे सकता है, जबकि सिल्वर चेस्ट आपको 20 से 50 अंक दे सकता है। जब आप सिल्वर और गोल्ड चेस्ट खोलेंगे तो इसके बारे में एक घोषणा होगी ताकि अन्य लोग इसके बारे में जान सकें। मूल्यांकन आपकी टीम के अंकों की संख्या और आपके प्रदर्शन पर आधारित होगा। एवन ने परीक्षा के बारे में विवरण पढ़ा और जितना अधिक वह पढ़ता गया उतना ही उसका चेहरा अजीब होता गया। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो वह वास्तव में भ्रमित हो गया। उन्होंने टीम के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। उसने बुदबुदाया और एक बार फिर से सब कुछ पढ़ा। वह भ्रमित था क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए 2 की टीम क्यों बनाई। एक बार फिर से पढ़ने के बाद भी इवान को समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसे समझ में आया कि उन्होंने टीमें क्यों बनाई। उसकी कक्षा में 88 छात्र हैं। इन छात्रों में से वैलेरी और लियोन सी जोड़ रैंक के हैं, जबकि लगभग 30 छात्र सी रैंक के हैं। बाकी छात्र या तो डी जोड़ रैंक के हैं या उससे नीचे के हैं। परीक्षा द्वीप पर सबसे कम रैंक वाला राक्षस डी रैंक का होगा, जबकि सबसे अधिक रैंक वाला राक्षस बी रैंक का होगा। इसमें भाग लेने वाले अधिकांश छात्र सी रैंक से नीचे के होंगे और अकेले उच्च रैंक वाले राक्षसों से नहीं लड़ पाएंगे। क्या वे टीमें इसलिए बना रहे हैं ताकि जो छात्र अभी भी डी रैंक के हैं वे उच्च रैंक वाले राक्षसों से लड़ सकें? इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए बुदबुदाया। फिर उसने वैलेरी और लियोन जैसे अन्य उच्च रैंक वाले शिकारियों के बारे में सोचा जिन्हें निम्न स्तर के शिकारियों के साथ मिलकर काम करना होगा। जाने से पहले उसने देखा कि वैलेरी का साथी वास्तव में डी रैंक वाला शिकारी है। जाहिर है वह लड़का सी रैंक और सी जोड़ रैंक के राक्षसों के खिलाफ लड़ते समय उसकी मदद नहीं कर पाएगा, बल्कि वह उसके लिए बोझ बन जाएगा। निम्न स्तर के शिकारियों को मौका देने के बजाय अन्य टीमें बनाकर वे उच्च स्तर के शिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं, इवान ने एक पल सोचने के बाद कहा। इवान ने लाइन को देखा जिसमें कहा गया था कि मूल्यांकन अंकों की संख्या और उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा। मुझे लगता है कि वे छात्रों को उच्च श्रेणी के राक्षसों के खिलाफ लड़ते देखना चाहते हैं। वे उच्च श्रेणी के राक्षसों के खिलाफ एक टीम के रूप में हमारे प्रदर्शन के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेंगे। यदि कोई अपने साथी के साथ अच्छा काम नहीं करता है तो उसे उन लोगों से नकारात्मक अंक मिलेंगे जो हमारा मूल्यांकन करेंगे, इवान ने कहा और परीक्षा के दौरान माइक को मारने का उसका विचार गायब हो गया। भले ही मैं गलत हो सकता हूं और टीमें बनाने का एक और कारण हो, लेकिन अगर माइक परीक्षा के दौरान कुछ बेवकूफ़ी करने का फैसला करता है तो मुझे बहुत बड़ा सिरदर्द होगा।
इवान ने परीक्षा के बारे में सोचते हुए आह भरी। पहले वह सोच रहा था कि उसके लिए ऑल अकेडमी हंटर टूर्नामेंट में स्थान पाना कठिन नहीं होगा, लेकिन अब जब माइक उसका टीममेट है तो वह नहीं जानता कि क्या होगा। एलेना द्वारा छात्रों को परीक्षा के बारे में बताए जाने के 3 दिन बीत गए। एक साधारण दिखने वाले कैफे में एक साधारण सुंदर दिखने वाला युवक एक साधारण दिखने वाला हरापे पी रहा था। इस साधारण कैफे का नाम था साधारण कैफे और पे का नाम था साधारण हरापे। साधारण सुंदर युवक का नाम था इवान। ये साधारण हरापे वास्तव में अच्छा है, इवान ने पे का एक घूंट लेने के बाद प्रशंसा की। हाँ, तेज दिमाग वाले लोगों ने सही अनुमान लगाया। ये साधारण दिखने वाला हरा पे ग्रीन टी नहीं है। यह पानी नामक एक पेय है जिसमें हरा खाद्य रंग मिलाया जाता है। हरे खाद्य रंग के साथ पानी में कुछ एफ रैंक की जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती हैं जो इसे पीने के बाद ताजगी का एहसास कराती हैं। इस पेय की कीमत 100 मिली के लिए 500 क्रेडिट है। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, लेकिन इवान ने इसे आजमाने का फैसला किया क्योंकि उसने ऑनलाइन पढ़ा था कि यह पेय काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर यह ड्रिंक अच्छी है और शरीर को तरोताज़ा कर सकती है तो इसका नाम साधारण ग्रीन ड्रिंक क्यों है। इवान भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि इस ड्रिंक को साधारण ग्रीन ड्रिंक क्यों कहा जाता है जबकि यह काफ़ी अच्छी है। उसने कैफ़े के वेटर से इस बारे में पूछा और पानी के जवाब ने उसे अवाक कर दिया। हॉट डॉग को हॉट डॉग क्यों कहा जाता है? जवाब देने के बजाय वेटर ने इवान से यह सवाल पूछा। जब वेटर ने यह सवाल पूछा तो इवान ने वेटर से नज़रें फेर लीं। नाम के बारे में उसकी जिज्ञासा पूरी तरह से खत्म हो गई। जब इवान साधारण ग्रीन ड्रिंक पी रहा था तो कैफ़े के बाहर एक महिला दिखाई दी जो इतनी साधारण नहीं दिख रही थी। वह साधारण नहीं दिख रही थी क्योंकि काले सूट में 2 लोग बॉडीगार्ड की तरह उसका पीछा कर रहे थे। रुको, मैं जल्दी ही अपना काम पूरा कर लूंगी, महिला ने सपाट आवाज़ में कहा और कैफ़े में प्रवेश कर गई। इवान ने अंदर आई महिला की तरफ देखा और उसे हाथ हिलाया। इवान को देखकर वैलेरी उसकी तरफ चली गई। 2 घंटे पहले जब इवान अपने फ़ोन पर मूवी देख रहा था तो उसे उससे एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि उसने 8 सी रैंक कोर इकट्ठा किए हैं और उन्हें अपने आइस हॉट फ्लावर के साथ बदलने के लिए तैयार है। इवान किसी भी समय कोर प्राप्त करने से बहुत खुश था, इसलिए वह उन्हें किसी भी समय बदलने के लिए सहमत हो गया। वैलेरी ने उसे 3 घंटे बाद साधारण कैफ़े में मिलने के लिए कहा, इसलिए जब इवान जो मूवी देख रहा था वह खत्म हो गई तो वह उनके साधारण ग्रीन ड्रिंक को आजमाने के लिए थोड़ा जल्दी आ गया, जिसके बारे में उसने पहले सुना था। जब वैलेरी बैठी तो एक वेटर उसका ऑर्डर लेने आया और उसने भी एक साधारण ग्रीन ड्रिंक का ऑर्डर दिया। डार्क गिल्ड की वजह से? इवान ने पूछा जब उसने 2 बॉडीगार्ड देखे। इवान को लग रहा था कि वे दोनों वास्तव में बी रैंक के शिकारी थे। वैलेरी ने अपने चेहरे पर असहाय भाव के साथ अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि वह 2 लोगों द्वारा हर जगह उसका पीछा किए जाने से बहुत खुश नहीं थी। उसके सिर हिलाने के बाद इवान ने कुछ नहीं पूछा। ये रहे आपके 8 कोर। वैलेरी ने अपने स्टोरेज रिंग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसने उसे खोला और उसमें 8 सी रैंक के कोर थे। इवान ने कोर को देखा और ब्लैक बॉक्स निकाला जिसमें आइस हॉट फ्लावर रखा हुआ था। उसने आइस हॉट फ्लावर उसे दे दिया और कोर का बॉक्स रख दिया। प्रैक्टिकल परीक्षा में आपका साथी माइक है, वैलेरी ने बॉक्स के अंदर फूल होने की पुष्टि करने के बाद पूछा। हाँ, इवान ने सहजता से कहा क्योंकि अधिकांश छात्र पहले से ही इस बारे में जानते हैं। इवान को सहजता से यह कहते हुए देखकर वैलेरी हैरान हो गई और उसने पूछा, तुम चिंतित नहीं लग रहे हो? मैं उसे दिन भर कोसता रहूं तो भी कुछ नहीं बदलेगा, इवान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। वास्तव में एक कारण है कि इस बार प्रैक्टिकल परीक्षा वीआर का उपयोग करके आयोजित की जा रही है, वैलेरी ने अचानक वेटर द्वारा लाए गए अपने ड्रिंक से एक घूंट लेते हुए कहा। ओह, क्या कारण है? इवान ने पूछा क्योंकि उसे यह अजीब लगा कि परीक्षाएं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से ली जा रही हैं। कालकोठरी में चल रहे प्रकोपों के कारण एस्ट्रेट शहर के कई गिल्ड को अधिक शिकारियों की आवश्यकता है। अकादमी इस अवसर का उपयोग छात्रों की प्रतिभा दिखाने के लिए कर रही है। चूंकि गिल्ड अधिक शिकारियों को नियुक्त करना चाहते हैं, इसलिए वे परीक्षा के लिए वीआर का उपयोग कर रहे हैं, जहां गिल्ड के प्रतिनिधि उनकी प्रतिभा को देख सकेंगे। वहां 3 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य रैंक वाले गिल्ड मौजूद होंगे। यहां तक कि सिल्वर स्टार गिल्ड भी होगा। इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों के लिए गिल्ड में शामिल होने का यह एक बहुत अच्छा अवसर होगा। एवन को वैलेरी की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि गिल्ड अधिक शिकारियों की भर्ती करना चाहते हैं। वह वर्तमान में किसी भी गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहता। वह जानता था कि अगर वह किसी गिल्ड में शामिल होता है तो उसे कई काम करने होंगे और उसके पास अपने लिए पर्याप्त कोर इकट्ठा करने के लिए खाली समय नहीं होगा। उसे नहीं लगता कि अन्य गिल्ड उसे पर्याप्त कोर प्रदान करने में सक्षम होंगे जो उसे अपने सम्राट के स्तर को सुधारने और उत्परिवर्तित प्राइम कोर की आवश्यकता है। वह इस तथ्य के कारण आश्चर्यचकित था कि कालकोठरी प्रकोप नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं और यहां तक कि उच्च रैंकिंग वाले गिल्ड को अधिक शिकारियों की आवश्यकता है।
क्या उसने मुझे कुछ दिन पहले नहीं बताया था कि डार्क गिल्ड कालकोठरी प्रकोप से संबंधित हो सकता है? इवान ने सोचा, लेकिन उसने कुछ और नहीं पूछा। यदि आप चाहते हैं मैं आपको सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल होने की सलाह दे सकता हूं। मुझे लगता है कि मेरी मदद से आपके लिए इसमें शामिल होना बहुत आसान होगा, वैलेरी ने इवान को वीआर परीक्षा के कारण के बारे में बताने के बाद कहा। इवान ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं वर्तमान में किसी भी गिल्ड में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मेरी अपनी योजनाएं हैं। इवान ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और खड़ा हो गया। ठीक है, परीक्षा के बारे में जानकारी के लिए धन्यवाद, मैं अब विदा लेता हूँ। इवान ने वैलेरी को अलविदा कहा और कैफे से बाहर निकल गया। अब जब उसे वैलेरी से 8 कोर मिल गए थे तो अब वह कुछ करना चाहता था। वैलेरी से कोर मिलने के बाद इवान अकादमी वापस चला गया। अब इन 8 कोर के साथ उसके पास कुल 27 सी रैंक कोर, 3 सी जोड़ रैंक कोर और 1 बी रैंक कोर हैं। ये कोर अभी भी उसके मोनाक कोर को सी रैंक तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पिछले 3 दिनों में इवान ने प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में सोचा और आखिरकार उसने परीक्षा से पहले अपने प्राइम कोर को डी जोड़ रैंक पर लाने का फैसला किया। हालांकि इवान जानता था कि वह शक्तिशाली है, फिर भी वह अपनी मौजूदा शक्ति के साथ एक ही समय में कई लोगों से निपटने के बारे में निश्चित नहीं था। परीक्षा के विवरण में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अन्य टीमें एक मजबूत राक्षस या छात्रों की विभिन्न टीमों से निपटने के लिए हाथ मिला सकती हैं। इवान जानता था कि जब टीम में काम करने वाले लोगों से निपटने की बात आती है तो वह अच्छा नहीं है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण फ्रॉस्ट वर्ल्ड डंगॉन की दूसरी मंजिल पर सींग वाले फ्रॉस्ट वुल्फ के खिलाफ उसकी लड़ाई थी। उन भेड़ियों की टीम वर्क कितनी अच्छी थी, इसकी वजह से वह उनसे लगभग हार गया था। अगर वह उन लोगों से निपटना चाहता है जो एक टीम में काम करेंगे तो उसे पता था कि उसे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। उसका मोनाक कोर अभी भी सी रैंक तक पहुंचने से बहुत दूर है, लेकिन उसके पास मौजूद कोर की मदद से वह आसानी से अपने प्राइम कोर को डी जोड़ रैंक तक ले जा सकता है। इसके अलावा जब इवान ने पढ़ा कि द्वीप पर बी रैंक के राक्षस होंगे तो उसे पता था कि अपनी मौजूदा शक्ति से वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि वह अपने प्राइम कोर को ऊपर उठाने के बाद बी रैंक के राक्षस से निपटने के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे भरोसा था कि वह लेवल अप करने के बाद उससे भाग पाएगा। पिछली बार जब उसका प्राइम कोर डी रैंक तक बढ़ा था और छाया ऊर्जा द्वारा उत्परिवर्तित किया गया था तो उसकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह उम्मीद कर रहा है कि अपने प्राइम कोर को ऊपर उठाने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति एक बार फिर बढ़ जाएगी। परीक्षा के विवरण के अनुसार यदि आपको कोई चांदी या सोने की छाती मिलती है और आप इसे खोलते हैं तो इसके बारे में एक घोषणा होगी। घोषणा के बाद मुझे यकीन है कि कई छात्र होंगे जो उस छात्र को मारने की कोशिश करेंगे ताकि उसके अंक छीन सकें। इवान ने अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद बड़बड़ाया। इवान जानता था कि यदि वह अंकों के लिए चांदी या सोने की छाती खोलता है तो कई छात्र होंगे जो उसे निशाना बनाएंगे। अगर 2 या 3 लोग हैं तो वह उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त है, लेकिन अगर अधिक हैं तो वह अकेले उनकी देखभाल करने के बारे में निश्चित नहीं है। एक पल के लिए भी उसने नहीं सोचा कि माइक उसके साथ काम करेगा। अपने कमरे में वापस आने के बाद इवान ने तुरंत अपने प्राइम कोर के माध्यम से कोर को अवशोषित करना शुरू नहीं किया। वह सबसे पहले बिस्तर पर बैठ गया और अपने पास मौजूद सभी कोर को बाहर निकाल लिया। जल्द ही बिस्तर पर 27 सी रैंक, 3 सी जोड़ रैंक और 1 बी रैंक कोर मौजूद थे। इवान ने सभी कोर को ध्यान से देखा और उनमें से कुछ कोर का चयन किया। 1 मिनट के बाद इवान अपने हाथ में 6 कोर पकड़े हुए था और ये सभी काले रंग के थे। ये 6 कोर शैडो कोर थे। 5 सी रैंक और 1 सी जोड़ रैंक था। कार्लोस और वैलेरी से मिले कोर में से केवल ये 6 ही शैडो कोर थे और बाकी अलग अलग तत्वों के थे। कार्लोस के स्टोरेज रिंग में उसे जो बी रैंक कोर मिला वह एक विंड कोर है। इवान ने शैडो कोर का चयन इसलिए किया क्योंकि उसके प्राइम कोर में उत्परिवर्तन हुआ था। अपने प्राइम कोर के उत्परिवर्तन के बाद वह अपने प्राइम कोर का उपयोग करके शैडो कोर की 100% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। और यहाँ तक कि उसे उस राक्षस का कौशल प्राप्त होने की 2% संभावना है जिससे शैडो कोर निकाला गया था। वह अपने मोनाक कोर का उपयोग करके किसी भी कोर की 100% शक्ति को अवशोषित कर सकता है, लेकिन उसका उत्परिवर्तित प्राइम कोर केवल शैडो कोर से 100% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। इसलिए उसने पहले इन शैडो कोर का चयन किया। यदि वह पहले इन 6 शैडो कोर को अवशोषित करता है तो उसे अपने प्राइम कोर को ऊपर ले जाने के लिए कम कोर की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह उनकी 100% ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होगा। शैडो कोर का चयन करने के बाद इवान ने और इंतजार नहीं किया। उसने सी रैंक शैडो कोर से शुरुआत की। इवान ने अपने मैना का उपयोग करके कोर को परिष्कृत करना शुरू किया और शैडो कोर की ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर बढ़ गई। जब उसने ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू किया तो इवान परिष्कृत होने की गति से आश्चर्यचकित था। पिछली बार जब उसने अपने प्राइम कोर का उपयोग करके शैडो वुल्फ के सी रैंक कोर को परिष्कृत किया था तो उसे उससे 1/4 ऊर्जा को अवशोषित करने में 15 मिनट लगे थे।
लेकिन अब जब वह अपने प्राइम कोर के उत्परिवर्तन के बाद ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी गति पहले की तुलना में बहुत तेज है। केवल 5 मिनट में इवान ने अपने प्राइम कोर का उपयोग करके सी रैंक कोर को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि मैं एक सी रैंक कोर को इतनी तेजी से परिष्कृत कर सकता हूँ, तब भी जब मैं उन्हें अपने मोनाक कोर के साथ अवशोषित नहीं कर रहा हूँ, इवान ने बड़बड़ाया और दूसरा सी रैंक शैडो कोर उठाया। ठीक पहले की तरह उसने 5 मिनट में सी रैंक कोर को अवशोषित कर लिया। हालांकि यह उसके मोनाक कोर की गति की तुलना में कुछ भी नहीं था जो आसानी से किसी भी कोर को सेकंड में परिष्कृत कर सकता है, फिर भी यह उन अन्य लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है जो सी रैंक कोर को परिष्कृत करने में घंटों लगाते हैं। आपके कोर रैंक के साथ साथ रिफाइनिंग की गति भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डी रैंक शिकारी सी रैंक कोर को परिष्कृत करता है, तो उसे इसे परिष्कृत करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। लेकिन सी रैंक हंटर बनने के बाद वह सी रैंक कोर को बहुत तेजी से परिष्कृत कर सकेगा। जल्द ही इवान ने सभी सी रैंक शैडो कोर को अवशोषित कर लिया और केवल एक सी जोड़ रैंक शैडो कोर बचा था। इवान ने कोर उठाया और अन्य कोर की तरह ही इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। सी जोड़ रैंक कोर में ऊर्जा सी रैंक कोर की तुलना में बहुत अधिक थी। इवान को कोर को अवशोषित करने में 10 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगा और वह महसूस कर सकता है कि वह डी जोड़ रैंक के काफ़ी करीब है। जैसे ही इवान अन्य कोर को अवशोषित करने वाला था, उसे एक सूचना मिली। आपको कौशल प्राप्त हुआ है।